स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम मेरे सभी प्यारे बच्चों। आपका सुस्वागतम है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस पे मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, कि ऐसी कौन सी मॉलिक्यूल होती है जो सारे जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट टू बच्चों में ट्रांसफर कराती है। और इसकी जो मॉलिक्यूल होती है इसकी क्या विशेषता होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ये कैसी बनी होती है, इसकी मतलब सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी फीचर होने की वजह से ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में मूव कराती है। आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि मेंडल ने ये बताया कि कोई एक कैरेक्टर है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव होती है, या तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट होती है या वो कैरेक्टर रिसेसिव होती है जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में मूव करती है। तो आपने वहां पे उस प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा कि कैरेक्टर है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। बाद में उसकी पता चली कोई जीन होता है। तो जीन कहाँ होता है, किसके ऊपर होता है, क्या उसकी फीचर होती है, आज के लेक्चर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका साथी रास गौरव सिंह आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो को लेके आया हूँ जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आप आज समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे शुरुआत इसकी हम लोग करने वाले हैं इसके डिफिनीशन से, कि आखिर ये होता क्या है। बस चलिए स्टार्ट हो गया हमारा लेक्चर। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या इसके बेसिस कॉन्सेप्ट हैं कि टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसको जानने से पहले आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जरूर जानना जरूरी है कि आखिर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो ये डीएनए होता है या फिर ये आरएनए होता है। लेकिन अगर दोनों की बनावट की बात करें तो दोनों की जो बेसिक बनावट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी दोनों कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे बिना न्यूक्लियोटाइड के दोस्तों। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है दोस्तों, इसको भी किसी ने बनाया होता है। तो इसको बनाया है न्यूक्लियो साइड प्लस फॉस्फेट ने। ठीक है, फॉस्फेट पे जो होता है टू निगेटिव चार्ज होता है। ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है मेरे प्यारे साथियों, ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के साथ। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग प्यूरीन और pyrimidine का नामकरण करते हैं। ये जो प्यूरीन होता है दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे नाइट्रोजन बेस का। ये जो pyrimidine होता है, प्यूरीन pyrimidine, ये प्यूरीन दो कंपोनेंट से बना होता है जिसका नाम है एडेनिन। क्या नाम है, एडेनिन। और दूसरे कंपोनेंट से बना होता है जिसका नाम है ग्वानिन। और pyrimidine तीन कंपोनेंट से बना होता है जिसका नाम है साइटोसिन और थाइमीन, और जो है दोस्तों यूरेसिल से यूरेसिल से मिलके बना होता है। तो ये एक बेसिक क्या होता है कि हम लोग कहते हैं इसे कंपोनेंट होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का हम लोग कहते हैं कि ये है बैकबोन। अगर हमारे पास सोचो कि रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो हम लोग कैसे होंगे, एकदम ऐसे बैठेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है ये न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर से। वही नाइट्रोजन बेस जो होता है दोस्तों, ये दो कंपोनेंट से बना होता है, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन बना होता है एडेनिन और ग्वानिन से। pyrimidine बना होता है साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल से। वहीं अगर हमें नोट पॉइंट अगर इसमें ये याद रखना है कि दोस्तों जो डीएनए होता है उसमें प्यूरिन और pyrimidine कैसे होते हैं, तो इसमें एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन जो ग्वानिन होता है दोस्तों वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन अपंध। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साथियों। वहीं अगर आरएनए की बात कर लें तो आरएनए जो होता है दोस्तों, ये एडनिन जो है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन ग्वानिन लॉयल होता है जो हमेशा केवल साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी एडेनिन
यूरेसिल से भी बना सकता है और थायमीन से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये आप बेसिक इसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट याद कर सकती हैं कि कौन किसके साथ जुड़ा होता है। आइए तो इसी चीज के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग फुली एकदम डिटेल इसके बारे में समझते हैं। तो आइए बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो 5X174 जो होती है, इसके 538 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होती हैं। वहीं बैक्टीरियोफेज जो होता है लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स पाई जाती हैं। इशरिशिया कोलाई जिसे हम लोग ई कोलाई बोलते हैं, इसमें 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड डीएनए, ठीक है। हैप्लॉइड सेल ऑफ जो ह्यूमन होता है, इसमें पाया जाता है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। आइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की हम लोग बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर किसके। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए या आरएनए। हमने ऊपर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चर्चा की। वहीं अगर बात करें कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, जैसे नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमने यहाँ पे चर्चा की गई कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर ग्रुप होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है। ये 3 कंपोनेंट आप याद रखेंगे। डीएनए हो चाहे आरएनए, ये हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू रीजन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज होने की वजह से। शुगर की बात करें तो ये जो डीएनए आरएनए है, इनमें शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है? ऐसा शुगर जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, उन्हें हम लोग पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि क्यों डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा और आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा। क्योंकि डीएनए से ही सॉरी आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है। वहीं अगर डीएनए की बात करें तो इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो डीऑक्सी है, यानी डीऑक्सी, ये इतना, ठीक है। और यहाँ पे डीऑक्सी नहीं है, बाकी ये सारी इसमें सेम है, राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए इस स्ट्रक्चर में समझते हैं कि जैसे मान लो ये आरएनए है और ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर, दोनों बने हैं पेंटोज शुगर, यानी दोनों ये 5 कार्बन वाले शर्करा से बने हैं। तो ये हो गया सब जो कि इनका जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसमें क्या होगा, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया, पांचवा कार्बन हो गया। ये इसका पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये ऊपर वाला पांचवा कार्बन हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आरएनए में क्या होता है कि जो सेकेंड पोजीशन होती है, इस पे एच ओ एच बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन तीसरे बॉन्ड पे भी एच ओ एच होता है, ये एकदम सही है। और लेकिन डीएनए में क्या होता है दोस्तों कि ये जो सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ये गलत स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पे आप सेकेंड पोजीशन पे याद रखो कि सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, एच एच बॉन्ड होता है। तो यानी डी का मतलब ऑब्सेंट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। राइबोस शुगर में से अगर एक ऑक्सीजन ग्रुप को हटा दिया जाए तो उसका नाम हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिक्स इसमें डिफरेंस होती है, आप इस चीज को लर्न करिए। नाइट्रोजन बेस की बात क्या कर लें तो ये 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन और प्यूरिन जो कि एडेनिन और ग्वानिन से बने होते हैं। पिरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन और थाइमिन से बने होते हैं। यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह पे पाया जाता है यूरेसिल। और नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जो पेंटोज शुगर होता है नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। वहीं फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं, 5 प्राइम पे OH और न्यूक्लियोसाइड थ्रू पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना होता है। वहीं बात कर ले जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जो आपस में ज्वाइन होते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, इसे डाई न्यूक्लियोटाइड इस फॉर्म होता है। दस वे न्यूमरस न्यूक्लियोटाइड और ज्वाइन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म होता है। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझें कि जैसे समझो कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर है, और ये रहा फॉस्फेट, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड थी। ये जो न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जब शुगर से बॉन्ड बनाता है तो उसे हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो अब देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये फॉस्फेट से बंध बनाया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड,
क्या बोलते हैं, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाई एस्टर बॉन्ड हो गया, यानी 2 एस्टर बॉन्ड, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं साथियों, ठीक है। तो आप देखो कि जो इसके 5 प्राइम रीजन पे, ये जो 5वें रीजन पे है, ये 5वें रीजन वाला कार्बन है, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी फ्री है। और लास्ट में देखो ऐसे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ये एडेनिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड। और देखो 3 प्राइम पे क्या होता है, ओ एच ग्रुप होता है, इसे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल कहते हैं, इसलिए जो डीएनए का ओरिएंटेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। दैट्स क्लियर। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड की जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, अगर इसको बना दो तो 5 के सामने 3 होगा, 5 के सामने 3, और 3 के सामने 5 होगा, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको बना के दिखा दी गई है, ठीक है। नाउ फर्दर मूव, वन एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कंटेन पेंटोज सुगर विद फ्री OH 5 प्राइम एंड, इट इज कॉल्ड 5 प्राइम एंड, एंड द अदर एंड कंटेन सुगर विद फ्री OH एंड इज कॉल्ड 3 प्राइम एंड, जैसे मैंने ऊपर ऊपर अभी बताया। जो शुगर होते हैं फॉस्फेट कंस्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड नाइट्रोजन बेस आर लिंक टू शुगर मोइटी ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, कि ये क्या करती हैं, कि मैंने भी बताया कि ये पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड जो इसकी पेंटोज शुगर होती है, ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन का काम करती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए। आइए बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। जो डीएनए होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इन दोनों स्ट्रैंडों की क्या फीचर है, आइए इसके बारे में समझते हैं। 5 to 3, 3 to 5। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया कि द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिकी विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन एंड एडविन चारग्राफ रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग। तो वॉटसन क्रिक ने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसकी खोज की। इसी के साथ साथ मैरुकी विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने भी इसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं चारगाफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं चारगाफ, आइए इस चीज को समझते हैं। इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, यानी कि जो एडेनिन होगा वो हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, और जो ग्वानिन होगा वो हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। चलिए ये बात तो हमने समझ लिया, यानी कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, थाइमिन क्या है, थाइमिडीन, यानी जो प्यूरिन होगा वो इक्वल टू होगा किसके, पिरिमिडीन के। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, ठीक है भाई, ये समझ गए। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जी इक्वल टू टी, कि ग्वानिन थाइमिन के बराबर नहीं होता है, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, ठीक है। वहीं एडेनिन इज ज्वाइंट टू थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन जो होगा साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो जो रेशियो निकल के आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन टू दैट ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन इक्वल टू द 1, दैट इज कि ए प्लस जी बटे टी प्लस सी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इस चीज को आप समझे। तो एडेनिन यानी प्यूरिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, पिरिमिडीन होगा, और इन दोनों की वैल्यू जो बराबर होगी तो कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो, ये चारगाफ रूल आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में देखो कि इसका ओरिएंटेशन 3 प्राइम से क्या दिखाएगा, 5 प्राइम, यानी हमेशा 3 प्राइम के सामने कौन होगा, 5 प्राइम होगा, और यहाँ 3 के सामने भी 5 है और 5 के सामने भी 3 है। तो इन दोनों धागों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी एंगस्ट्रॉन की होती है, 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनी होती है जैसे CG, तो ए टी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होती हैं, जिसकी वजह से ये हेलिकल क्या होती है, फिक्स रहती है। अब इनके बीच में क्या है, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है। अब इसमें देखो ये क्या है, एडेनिन है और ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, यूरेसिल है। जब इसकी एक हेलिकल, अब यहाँ से अगर इसकी एक हेलिकल की हम लोग बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक हेलिकल कंप्लीट होती है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है,
तो इस वाले बड़े वाले गड्ढे को हम लोग कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या कहते हैं? मेजर ग्रूव कहते हैं। ये आपका वाटसन क्रिक का मॉडल पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा एकदम मुड़ाव है, तो छोटे से मुड़ाव को हम लोग कहते हैं माइनर ग्रूव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव कहते हैं। ये चीज को याद रखो। अब देखो ये बड़ा है, तो ये भी क्या होगा? ये भी मेजर ग्रूव होगा। ठीक है। छोटा सा माइनर, मेजर, माइनर। ठीक है। और जो एक हेलिकल जब पूरा होती है तो कितना एंगस्ट्रॉन बनता है? 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। और दो हाइड्रोजन यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। इस चीज को आप याद रखिए। ये डबल हेलिकल डीएनए की स्ट्रक्चर थी। इसके बारे में आप ये चीज रिमेम्बर कर सकते हैं। आइए इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए जो होता है ये बना होते हैं टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, where the backbone is made up of sugar and phosphate group and the nitrogen base project toward the center। जो नाइट्रोजन बेस होगा वो सेंटर में पाया जाएगा। There is the complementary base pairing between two strand of DNA। The two strand are coiled right-handed fashion or anti-parallel orientation। One chain has 5 prime to 3 prime polarity, when other has 3 prime to 5 prime polarity। जैसे ये देखो, ये 5 to 3 हो गया, तो इसके एंटी पैरेलल क्या हो गया? 5 to 3 हो गया। यानी कॉम्प्लीमेंट्री 3 to 5, 5 to 3। ठीक है, यही इसकी पोलैरिटी होती है। ये हमेशा हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे। द diameter of the strand is always constant due to pairing of purine and pyrimidine, that is the adenine is complementary to thymine while guanine is complementary to cytosine होता है। वहीं डिस्टेंस की बात कर लें तो टू बेस पेयर इज हेलिकल 0.34 नैनोमीटर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर। द पिच ऑफ हेलिकस 3.4 नैनोमीटर एंड टू स्ट्रैंड आर राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यही इस पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो टॉपिक होती है जो हमें ये बताती है कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है कैसे वो अपना संख्या डबल कर लेती है। क्योंकि जब जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब मूव होनी रहती है, तो जब इसका कंटेंट ज्यादा नहीं रहेगा तो कैसे मूव करेगा? तो इसीलिए इसका रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर जिस व्यक्ति के अंदर जाएगा उसके अंदर वो फीचर होगी को डीएनए से फिर आरएनए बनाएगा, फिर स्पेसिफिक एंजाइम बनाएंगे। एंजाइम का फंक्शन हमारे बॉडी में हर एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में होती है, तो इसलिए एंजाइम का बनना भी बहुत जरूरी है। फिर हमारे बॉडी में मसल्स के फॉर्मेशन, हमारे सेल्स आपस में जुड़े रहे उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो एक डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो सारे कोडिंग सीक्वेंस को रखता है जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आइए इसी चीज को समझते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है दोस्तों? तो सेंट्रल डोग्मा की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने सेंट्रल डोग्मा की खोज की थी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो बेसिक नीड होती है जो कहती है कि शेयर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनली होती है एक्सेप्ट बाई डायरेक्शनल इन सम वायरसेस एंड द प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको दोस्तों बता दें कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ये केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन एक केस में ये होता है, जैसे रिट्रोवायरस के केस में। रिट्रोवायरस जो होता है दोस्तों ये आपके एचआईवी वायरस है। ठीक है, यानी एड्स में पाया जाता है ये वायरस। तो रिट्रोवायरस क्या करता है कि ये एक एंजाइम इसके पास होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है इसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम है। ये एंजाइम क्या करता है कि ये एमआरएनए से डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से फिर एमआरएनए बनाने का काम करता है। तो ये क्या करता है? प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम जो है केवल केवल रेट्रोवायरस के अंदर पाया जाता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया है, कोई नहीं, हम लोग को तो पता है ये सब कुछ। आप लोग तेज हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं। नहीं पता था क्या आपको?
पता करो। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आइए बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसे पैकेजिंग क्यों होना जरूरी, क्योंकि भाई जब हमारे पूरे शरीर के अंदर जब इस डीएनए का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये पूरे सेल में फैल जाएंगे। अब सोचो कि अगर इसकी लंबाई की अगर तुलना आप लोग करें, तो इसकी लंबाई इतनी होती है हमारे पूरे शरीर की डीएनए की, कि आप पृथ्वी का 3 चक्कर लगा लो या फिर इस पृथ्वी से सूर्य का 3 चक्कर लगा सकते हैं। इतना बड़ा डीएनए कंटेंट होता है। अब इस डीएनए कंटेंट को इतना ज्यादा पैक करता है कि ये केवल 46 नंबर में कंपाइल हो जाता है पर सेल के अंदर। कि हर सेल के अंदर 46 नंबर, 46 नंबर, 46 नंबर इसे एकदम कंपाइल करके फिट बैठा दो। तो अब इसको फिट बैठाने के लिए कुछ मशीनरी सिस्टम चलती हैं, कि इतनी बड़ी डीएनए को एक छोटे से सेल के कंपार्टमेंट जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है, उस नेकेड आई के अंदर भाई इसको पैक करके कैसे रखा जाता है। तो जो पैक करने की जो प्रक्रिया चलती है ना, इसे कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो ओ माय गॉड। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं भाई, कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होता है ना, हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पहले हम लोग उन आदिम कोशिकाओं के ऊपर देखते हैं जो हमसे पहले आए थे। ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में नहीं होता है, जिसके वजह से राउ लोग हमारा डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। और उसमें क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, जो क्वाइल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। जिससे डीएनए क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो डीएनए को कंटेन करके उसे पैकेजिंग कर सकते हैं। अब देखो, जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें वेल डिफाइंड कंपार्टमेंट नहीं होते हैं। कि जैसे हमारे जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल। कि जैसे मान लो आप घर लेने जा रहे हो, ठीक है। जो पहले के लोग ख्यालात थे कि अरे एक का रूम है, एक का रूम में किचन है, डाइनिंग डाइनिंग रूम है, सब कुछ है। ठीक है। जैसे मान लो मैं रूम लेके रह रहा हूँ, तो मेरे रूम में मेरा यही डाइनिंग रूम है, यही मेरा किचन है, यही मेरा स्टडी टेबल बगल में रखा है, यहीं पे मेरा बेड पड़ा है, मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। यानी मेरी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी एक सिंगल रूम में है। लेकिन जैसे ही आप 4-5 रूम आपके पास हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इन सारी चीजों को अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे। खाना बनाने वाला छोटा रूम, पूजा वाला दूसरा रूम, पढ़ने वाला दूसरा रूम, सोने वाला दूसरा रूम, बाथरूम वाला दूसरा रूम होगा। ऐसे ऐसे हम कंपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं। तो जो कंपार्टमेंट डिवाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल डेवलप। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें वेल डेवलप ऐसे कंपार्टमेंट नहीं होते हैं। ये कहाँ पॉसिबल है, केवल यूकैरियोट्स में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में भाई सिंपल है, तो उसे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि जब एक ही रूम में बढ़ना सब सारा चीज है, तो उसे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसे ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट ज्यादा है, चारों रूम का मैनेजमेंट करना, उसमें लाइट करना, उसमें ये करना, वो करना, ये करना, यूं 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 यूं, ये सब सारी चीज करने के लिए ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले में पूछ देगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए पैकेजिंग, व्हाई इट्स एसेंशियल फॉर यूकैरियोट्स। तो आप क्या बताएंगे। आना चाहिए ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। इसकी खोज जो है यूकैरियोट्स के अंदर रॉगर कोर्नबर्ग ने 1974 में रिपोर्ट किया, दैट क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, अरे जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन्होंने बाद में बेडल एंड टाटन आए, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो क्रोमेटिन होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग वेयर बीड्स आर रिपीटेड यूनिट ऑफ प्रोटीन। और वो जो बीड्स होती हैं वो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल की यूनिट्स होती हैं जो बनी होती हैं जिससे। और ये जो प्रोटीन होता है एसोसिएटेड विद डीएनए आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन एंड प्रोटामाइन। एंड जो एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल है जिसे एनएससी प्रोटीन कहते हैं, इससे बनी होती हैं। अब ये जो प्रोटीन होती हैं कुछ जो होती हैं, कि ये दो प्रकार के होते हैं, कि हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो होता है उसे एनएससी कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है जो डीएनए होता है दोस्तों, ये निगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है।
जो रैप करता है, जो मतलब उस धागे को लपेटने का काम करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जब ये धागे के जो लपेटने का काम करते हैं, यानी जो डीएनए है, ये निगेटिवली चार्ज है, और ये जो आप गोला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वाइलिंग तभी हो जाएगी जब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन नामक दो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फिगर में पीछे देख रहे होंगे कि ऐसे ही बॉल क्या हो रहा है, जैसे घूमता है ऐसे रस्सियां लिपटना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप लोग गांव में एक छोटा सा खेल खेला होगा, लट्टू फेंकने वाला। और लट्टू में क्या करते हैं, रस्सी लपेटते हैं। तो लट्टू क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है जो ऑक्टामर है, और जो धागा है वो डीएनए है। तो जितना बड़ी धागा बहुत बड़ी रहती है, अब उसको ऐसे लपेट लेते हैं। अरे भैया, सिंपल खिचड़ी का सीजन आ गया, खिचड़ी के सीजन में परीता मंझा, ठीक है, जब मंझा को हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारे ऐसे ऐसे करके उसे गिरा देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसे हम लोग अंटा में क्या करते हैं, लपेटना शुरू करते हैं। तो लपेटना जो है वो समझो हिस्टोन प्रोटीन है, उसको ऐसे से घुमा रहे हैं, तो धागा उसमें क्या हो रहा है, लिपटता जा रहा है, लिपटता जा रहा है। वही है हिस्टोन प्रोटीन। तो ऐसे ही डीएनए को क्या किया जाता है, रैप किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है दोस्तों, जब ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोजोम कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोजोम को जो बनाने का काम किया, उसके कोर में चार प्रकार के ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिन्हें H2A, H2B, H3 और H4 कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, जिसके वजह से इन कितना इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टामर भी हम लोग इन्हें कहते हैं, यानी इनकी संख्या 8 की संख्या में होती है। वहीं बात करें कि जो डीएनए है, दो सौ बेस पेयर का होता है डीएनए हेलिक्स, जो रैप करता है अराउंड द न्यूक्लियोसाइम बाई 1/4 टन्स प्लग बाई H1 हिस्टोन प्रोटीन। और इसके रिपीटिंग यूनिट से जो न्यूक्लियोसोम के होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर विच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्रोमेटिन पैक्ड होती है, उसे हम लोग सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो 30 नैनोमीटर की इसकी डायमीटर होती है। फर्दर सुपर क्वाइलिंग फॉर्म लूप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर। और जो क्रोमेटिन फाइबर हो जाएगा कंडेंस एंड मेटाफेज सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम, फिर ये फाइनली क्या होती है कि इस फॉर्म में डम्बल शेप में ये क्वाइल रहती है। और इसके अंदर ये देखो, ये सारे क्रोमोसोम इसके अंदर क्या हो गए, क्वाइल फॉर्म में एकदम कॉम्पैक्टली रैप हो गए, मतलब इसमें पैक्ड हो गए। अब ऐसे ही जो क्रोमोसोम होगा, ये हमारे पूरे शरीर में क्या होगा कि 46 नंबर में मौजूद होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आ सकता है। हमें तैयारी इस प्रकार करनी है कि हमारे एग्जाम में जो भी कुछ आएगा, हमें तो कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, तुम ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये क्या, तुम रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो? रजाई में बैठ के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो भाई, लेट के नहीं पढ़ना है। लेट के पढ़ोगे ना, नींद आ जाएगी। चलो उठो, उठ जा मेरा शेर बेटा बेटी, उठ जा। मेरा बेटा पढ़ने में तेज है कि देखो। अब यूक्रोमेटिन की हम लोग बात करें, तो ये लूजली पैक्ड होता है ड्यूरिंग इंटरफेज, जिसे हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं। रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच आर डेंसली पैक्ड ड्यूरिंग सेल कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो, जैसे जो धागा होता है, मान लो कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है। अभी डीएनए इसी का तो पैकिंग हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्वाइल कर रहे हैं। अब सोचो, मान लो इसको क्वाइल कर दिया ऐसे, यही है। अब इसे हम लोग क्वाइल कर दिए। अब ये बताओ कि कौन सा ज्यादा कंडेंस है। कंडेंस ये है ना, तो कंडेंस ये है, तो ये कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये कंडेंस नहीं है, लाइटर कंडेंस है। तो यू क्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है ड्यूरिंग इंटरफेज। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम लोग कहेंगे यू क्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड होता है ड्यूरिंग सेल कॉल हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इस रीजन में क्या होता है कि व्हेन क्रोमोसोम स्टैंड विद फ्यूजन स्टेन, दिस appear lightly stained chromatin. Euchromatin contain active genes, they do not contain repeated DNA sequence, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव। समझो कि अब ये उलझा कम है, तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा,
और इसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि जो धागा, जब पतंग को हम लोग कहते हैं ना डोरा खींचना, जब डोरवा हम लोग खींच देते हैं को तो उलझ जाता है। तो अब उसको सुलझाने में तुम्हें समय लगेगा ना। जो खुद पहले से उलझा है उसको सुलझाने से अच्छा है कि जो सुलझा हुआ है उसी को तुम का इसको काट के हटाओ और फिर पतंग ढील दो। यानी कि जो डीएनए का जो धागा सुलझा हुआ है उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसका एमआरएनए बनेगा। और इसी ट्रांसक्रिप्शन उसका होता है ट्रांसलेशन फर्दर, जिसके अंदर कोड होगा। तो जो कोड एक्टिव होंगे उन्हीं का ना ट्रांसलेशन होगा। अब इसको फिर सुलझाओ, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन कराओ, ट्रांसलेशन कराओ। इससे अच्छा है कि इसका डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करो, एमआरएनए बनाओ, फिर इसका ट्रांसलेशन करा के अपना डिजायर्ड प्रोटीन बना लो। तो कौन सा इसमें सही है? यूक्रोमेटिन सही है दोस्तों। तो इसीलिए जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। आइए बात करते हैं कि कैसे कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यानी हाउ डीएनए आर प्रूव्ड दे आर जेनेटिक मटेरियल, दे आर जेनेटिक मटेरियल। कि कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल और यही रिस्पॉन्सिबल होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर को मूव कराने के लिए। तो इस पे बेसिकली दो प्रिंसिपल आए। जो पहला प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और दूसरा जो आएगा वो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल आएगा। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसपे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया लिया जिस जो निमोनिया कॉज करता है। इसके दो स्ट्रेन पाए गए, एक यस टाइप स्ट्रेन पाया गया और एक आर टाइप स्ट्रेन पाया गया। जो यस टाइप स्ट्रेन पाया गया दोस्तों, इसकी जो सेल वॉल थी वो चिकनी थी, जो आर टाइप थी उसकी खुरदरी थी। यानी यस टाइप ज्यादा खतरनाक था आर टाइप के कंपेरिजन, मतलब आर टाइप ज्यादा खतरनाक नहीं था। तो इन्होंने किया क्या, आप इस चीज को समझो कि इन्होंने एस सेल वाला जो बैक्टीरिया था जो ज्यादा हार्मफुल था, जब ये चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा बेचारा मर गया। कितना निर्दयी होलन साइंटिस्ट। फिर जब इन्होंने आर सेल को इंजेक्ट किया चूहा के अंदर तो चूहा जिंदा था, यानी ये नहीं मरा। तो तीसरे वाले में उन्होंने क्या किया कि यस सेल वाला जब इसमें पहले वाले में किया तो मर गया था, जब इसको गरमा दिए ना तो ये नहीं मरा चूहा। इसके अंदर जब डाले तो ये कहा तुम डांट डांट तुम पात पात, ठीक है, तुम शेर तो हम सवा शेर, कैसे तुम हमको मारोगे रे। तो फिर साइंटिस्ट कहा अच्छा बेटा, हम ही से तुम 30 मार खा बन रहे हो, रुको तुमको बताते हैं। तो ये क्या किया साइंटिस्ट, एस वाले को जो हीट किल किया था उसमें आर सेल वाले को मिला दिया। ले जब इसके अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। जब चूहा मर गया तो बोला ओ माय गॉड, ये तो साला हमसे भी दिमागदार है भाई। तो साइंटिस्ट भाई दिमागदार तो होता है। तो यानी हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे चूहों का बलिदान दे देते हैं, क्योंकि भाई अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपने ये देखा कि पहले वाले केस में जो था चूहा मर गया काहे भाई, तो चूहा इसलिए मर गया मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, बच्चों, दोस्तों, कि जो ये एस सेल वाला था इसका जो जेनेटिक मटेरियल था एक ऐसे सेल वॉल से पैक था जिसके चारों ओर एक चिकनी आवरण बनी हुई थी। जब चूहवा का इम्यून सिस्टम यानी जब डब्ल्यूबीसीआ जब इसको गया अटैक करने ना, तो इसके पहले वलवा को तोड़ते तोड़ते ये डब्ल्यूबीसी परास्त हो गया और ये वहां से भाग गया, यानी हार गया। तो अब इसके अंदर का जो ये डीएनए था ना, ये चूहा के बहुत सारे कोशिकाओं को अपने संरक्षण में कर लिया और उसे ही सेल को अगेंस्ट बना दिया चूहा को, जिसकी वजह से चूहा को बीमारी हो गया और चूहा मर गया बेचारा। लेकिन हई जो आर सेल वाला था, जब चूहा के अंदर डाले तो क्यों नहीं मरा, तो दोस्तों ये है कि इसके अंदर क्या है कि ऐसे एक आवरण पाई गई थी और वो भी आवरण पूरा डेवलप नहीं था, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल था। जब चूहा का डब्ल्यूबीसी गया तो कहा अरे ये देखा, ये हमारे शरीर में आके हम ही से बरियार बना था, ले घुसा मारा, इसका वॉल टूट गया। और वॉल टूटने के बाद डब्ल्यूबीसी इसके जो डीएनए मटेरियल था उसको नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो ये चूहा के और भी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके वजह से चूहा जिंदा रहा। ठीक है। तो तीसरे वाले केस में क्या हुआ कि जब गर्म किए तो इसका हाई वाला वलवा तो खराब पहले से हो गया,
और ईहो वाला वल्वा जो है टूट गया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, जब ये ऐसा बना तो देखो आर की तरह बन गया ना, तो फिर चूहवा का जो डब्ल्यूबीसी था इसको भी नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, चौथे वाले केस में क्या हुआ कि जब यस वाला जो था, उसका जब ऐसा सेलवाल वाला जब आया, मतलब कि गर्म करने के बाद, और ये पहले से जो आर स्ट्रेन वाला था तो ऐसे ही था, तो ये क्या किया कि इसका कुछ जो पार्ट बचा था प्रोटीनवा उठनवा ना, ये इसको लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया ऐसे। जब ये अपने को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो और अपना जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित कर लिया इसके साथ मिलके। तो कहते हैं ना, दोनों भाई दोनों तबाही। तो जब दो भाई साथ में मिल जाते हैं तो दुनिया को जीत लेते हैं। तो ये यश स्टेनोवा वाला और आर स्टेनोवा दोस्ती कर लेते हैं भाई। जैसे ही दोस्ती कर लिए थे, कहते हैं हमसे कौन भी सरे। तुरंत ये इसको करता है और इसको बीमारी हो जाती है, चूहा टांग छितरा के मुंह बा देता है, मर गल बेचारा। तो जब इसके सेल को निकाला गया, उसमें स्टडी की गई, तो देखा गया कि इसमें यस सेल बहुत पाए गए। क्यों? क्योंकि ये अब यस सेल की तरह हो गया था। ठीक है। तो फिर ग्रिफिथ ने क्या कहा कि कुछ ऐसा है जो कि अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। कुछ तो ऐसा था जो कि आर स्टेन और एस स्टेन में पाया गया, जो कि आर स्टेनवा वाला एस स्टेनवा को चिजवा चुरा के अपने आप को एस स्टेन में बदल गया। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वह चिजवा रहल का। तो उनको बचाने के लिए बेचारे तीन साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है ओसवाल्ड एवरी और मैक्लॉयड और मैकलिन मैककार्टी। तीन साइंटिस्टों ने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूव कर दिया कि ग्रिफिथ चच्चा जब कहत रहलन ऊ चिजिया सही रहल। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि वो उसकी नेचर क्या थी। तो इन्होंने बायोकेमिकल केमिकल के द्वारा ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए होता है वही पाया गया, जो आर स्टेन एस स्टेन का डीएनए चुरा के अपने आप को एस स्टेन में परिवर्तित कर दिया। तो ये बायोकेमिकल प्रिंसिपल के द्वारा प्रूव कर दिए ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके। तो इन्होंने किया क्या था कि ऐसे तीन बीकर लिए थे, ये तीनों बीकर में ये एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन वाले को मिला दिए। ठीक है। और इसमें अलग अलग, जैसे इसमें डीएनएज डाल दिए, इसमें आरएनएज डाल दिए। ठीक है। और एमा प्रोटीएज डाल दिए, यानी प्रोटीन वाला पार्ट को डाल दिए। तो ये देखा गया कि जब प्रोटीनवा वाले पार्ट को डाला गया तो इसका सेल वॉल खाली नष्ट हुआ था, लेकिन डीएनए कंटेंट तो बच गया। आरएनए वाले में जब डाले थे केवल आरएनए को ही नष्ट किया था, और इस डीएनए वाले को डाले थे पूरे डीएनए को ही नष्ट कर दिया। ठीक है। तो जब डीएनए नष्ट हो गया तो अब ई प्रोटीनवा वाले पार्ट में क्या है, डीएनए एक्टिव हो गया। यही क्या हो गया, यही एस स्टेन का कुछ ऐसा पार्ट बचा जो कि कन्वर्ट हो गया आर स्टेन। आर स्टेन के साथ मिलके ये दोनों मिला लिए क्या, फिर से एस स्टेन बना लिए। तो इससे ये साबित हो गया कि एस स्टेन का जेनेटिक मटेरियल ही जो था, जो आर स्टेन को एर स्टेन में कन्वर्ट करने में मदद किया, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। जब कोई लड़कियां जब ये मेकअप नहीं की रहती हैं तो इनका चेहरा कुछ अलग दिखता है। जैसे मेकअप कर लेती हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, इनका रूप रंग वेशभूषा बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब लक्ष्मण भगवान, सीता माता और रामचंद्र जब जंगल में थे 14 वर्ष में, के वनवास जब काट रहे थे, सुपर्णखा करके एक राक्षसीन थी, वो रामचंद्र जी को देख के मोहित हो जाती है, तो ऐसा जादू मारती है तो एकदम सुंदर हो जाती है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म, यानी राक्षसीन से राजकुमारी बन गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। लक्ष्मण जी कम हरामी थे, वो कहें अब हम ता नकिए काटते ही थे। तो सुपर्णखा का जो नाक था, लक्ष्मण भगवान मारे टीम कट गया। वैसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट है प्रूफ और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ये जो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल था दोस्तों, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्सी और चेज।
ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने एक ऐसे वायरस को लिया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज, जो कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल प्रूव कर दिया इन्होंने। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है गंगा नदी में पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा की पानी साफ स्वच्छ रहती है। ये गंगा में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको भग 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 खा के नष्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या है कि समझो कि इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसे हम लोग कहते हैं हेड रीजन कहते हैं, यानी कि कैप्सोमियर कहते हैं। ये हेडवा वाले रीजनवा में क्या होता है कि इसका डीएनए मटेरियल पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल। और ये बीचवा वाला जो पोर्शनवा है इसे कहते हैं नेक कहते हैं। और जो निचवा ये पोर्श दिख रहा है मकड़ी के टांगी की तरह, इसे हम लोग टेल कहते हैं। तो मेन तो इसका हेड है, क्योंकि हेड के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये क्या करता है कि जब बैक्टीरियोफेज को इस वैज्ञानिक ने क्या किया, पहले नॉर्मल प्रोसीजर समझ लें कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के ऊपर, ये वायरस है, जब ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो ये अपना शरीर बाहर ही छोड़ के अपना डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ के बाकी अपने शरीर को लेके नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जैसे इसका जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर आता है, इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से दोस्ती करके इसको बीच में छुरा घोंप, जैसे बाहुबली को कटप्पा ने ऐसे तलवार भोंका था, वैसे इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के डीएनए को तलवार भोंक के उस पूरे सेल के ऊपर अपना दायित्व बना लेता है और अपने जैसे उसके डीएनए का यूज करके अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेता है। जिसकी वजह से जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया के पेटवा को फाड़ के बाहर ही आ जाता है और फिर से दूसरे बैक्टीरिया के खोज में निकल जाता है। तो अब तो ये मैकेनिज्म होती है जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए गंगा का पानी स्वच्छ रहता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज होता है दोस्तों, ये ह्यूमन के बॉडी पे कोई प्रभाव नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिसके लिए वजह से ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी के लिए तो हार्मफुल है, जो कि आप देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक ने इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है दोस्तों, उसके अंदर पाया जाता है फास्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से डीएनए निगेटिव होता है। और जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है बॉडी के सेल वॉल बनाने के लिए, यानी सेल कोट बनाने में। तो बैक्टीरिया का जो हेड वाला पोर्शन पूरा घिरा है कैप्सोमियर के द्वारा, इसमें जो आवरण दिख रही है इसमें प्रोटीन से बना हुआ है। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, तो ये जो प्रोटीनमा होता है इसमें होता है सल्फर। तो प्रोटीन ने कहा कि ठीक है भाई, तो दो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट लाते हैं, फास्फोरस और सल्फर। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा एक पदार्थ जो कि किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर टैग्ड कर दिया जाए, लगा दिया जाए, जो कि अंधियारे में चमकदार हो। जैसे कोलगेट का मंजर जब आप कर लेंगे और फिर पूरा लाइट बुझा दिया जाएगा, जब आप अपने दांत को खोलेंगे तो उस पूरे रूम में उजाला ही उजाला हो जाएगा, पूरा रूम प्रकाशमय हो जाएगा, जैसे कि आप लोग ऐड में देखते हैं। ऐसे ही एक टैग लगाया जाता है रोडों के ऊपर, जो डिवाइडर होती है उसमें येलो रंग की एक पट्टी लगा दी जाती है। जब कोई गाड़ी आती है, जब उसकी लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, जिसके ड्राइवर को पता चल जाता है अच्छा यहाँ डिवाइडर, इधर खतरा, इधर नहीं जाना, ऐसे उसको मुड़ जाता है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। अरे मंजन वाला मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस ले ली क्या? चाहो तो तुम प्रयोग कर सकते हो ऐसा। चलो, तो ये डिवाइडर वाला समझ में आया। तो वैसे ही वैज्ञानिक ने क्या किया, फास्फोरस का रेडियो लेबल मॉलिक्यूल तैयार किया जो कि P32 वाला था, और सल्फर वाला जो तैयार किया वो S35 था। अब वैज्ञानिक ने क्या किया, ऐसे बीकर बनाई और उसमें बैक्टीरियोफेज को डाल दिया। अब इसमें P32 वाला मॉलिक्यूल था, तो ये P32 वाला क्या हो गया कि वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज के डीएनए कंटेंट को रेडियो लेबल कर दिया। ठीक है। और S35 वाले ऐसे बीकर बनाए, उसमें बैक्टीरियोफेज को डाला, तो बैक्टीरियोफेज का ये जो सेल आवरण था, बस यही रेडियो एक्टिव हुआ। तो हुआ ये कि जब पूरा प्रोसेस ये सेम हुआ, अटैक किया, अपना डीएनए मॉलिक्यूल भेजा, फिर जब दूसरे बैक्टीरियोफेज बने, तो जब वैज्ञानिक ने देखा, क्या देखा, जब वैज्ञानिक ने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी जो शो होती है वो केवल बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है, लेकिन जिन्हें S35 से रेडियो लेबल किया गया था उनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं शो होती है। ठीक है, तो इसको समझो कि जब दूसरे बैक्टीरियोफेज जब
जन्म ले लिए, यानी इन्फेक्शन का ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बैक्टीरियोफेज वही रेडियो एक्टिव वही चमक रहा है जिसे P32 से लेबल किया गया था। यस 35 से जिसे लेबल किया गया था उसमें कोई रेडियो एक्टिव, उसमें कोई चमक नहीं दिखाई दे रही है। इससे ये साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव होती है। तो ट्रांसडक्शन द्वारा ये प्रूफ हो गया, हर्षी चेज ने अपने सिंपल एक्सपेरिमेंट मेथड द्वारा ये प्रूफ कर दिया। देखो मैंने क्या कहा कि जब यस 35 वाला इस प्रोटीन कोड को कोड रेडियो एक्टिव कर देगा तो प्रोटीनवा वाला बाहर में न रह गया, डीएनए तो नहीं ना लेबल हुआ, तो जब नया बैक्टीरियोफेज ये बनाएगा तो इस बैक्टीरिया फेज का जो प्रोटीन कोड जो बना था तो इस डीएनए मॉलिक्यूल से बना था, इसके जेनेटिक मटेरियल से, तो इसमें यस 35 कहाँ से रेडियो लेबल्ड आएगा। लेकिन जब यहाँ पे डीएनए वाले कंटेंट को रेडियो लेबल कर दिया गया था, तो जब ये नया बैक्टीरियोफेज बनाता है तो इसके डीएनए में तो ये आ जाएगा ना फास्फोरस, क्योंकि डीएनए में था, तो इसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी शो होती है। अगर ये चीज नहीं आया तो थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करिए और पुनः इसे देखिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है भैया, अगर हमरे कपड़ा पे केहू मोहर लगा देगी और हमको किसी रूम में जाना है, मैं कपड़ा उतार दूं, मैं कपड़ा उतार के जब उसमें अंदर जाऊंगा तो मेरे जो शरीर के अंदर बदलाव है वही ना आगे चल के फिर हमें दिखेगा। कपड़वा तो हम बाहर में छोड़ दिए, कपड़वा तो अंदर गया ही नहीं, तो कहाँ से लेबल दिखेगा कि नहीं इस कपड़े पे ये मोहर लगा था। समझे। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं। तो ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, आप इस चीज को अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं 1 मिनट का समय आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट ओन रेप्लिका बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, और इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, और इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशन विच रिजल्ट इन इवोल्यूशन, और इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज इनहेरिटेड, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फ्रॉम मेंडेलियन कैरेक्टर। जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर में बताया गया था कि ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, ठीक है, बाल वाल झाड़ लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वाह हम कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, भले दूसरे को अच्छे लगे चाहे ना लगे, लेकिन अपने आप से तो सेटिस्फाइड है ना, कि हमें अपने आप को तो अच्छा दिखाना है। तो जरूरी नहीं कि दूसरे को अच्छे दिखाने के लिए हम क्रीम पाउडर का यूज करें, अपने अच्छे दिखाने के लिए भी तो हम लोग क्रीम पाउडर यूज कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं राउर तोहरा से पढ़ावत बाटी, समझ में आवत बा नहीं, तो हम सबे बोर हो जात बा। ए सुता मत उठा, ए जी उठो, बहुत सोती हो तुम, बिस्तर में लेट के नहीं सोया पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ो थोड़ा सा उठ के, और रील मत देखना पहली बात, तो तुम रील देखने जा रही हो, नहीं नहीं तो विद्या में कसम, पढ़ो पहले। चलो, राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएनए पूछ सकता है, इसका टाइप पूछ सकता है और इसके फंक्शन पूछ सकते हैं। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए बिहेव कैटलिस्ट एज वेल जेनेटिक मटेरियल। आरएनए सिंथेसाइज करता है डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, जिसके वजह से आरएनए से फिर डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है। हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये बैकबोन होता है आरएनए का, मेरे जैसे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होता है। 2' ओएच पे क्या होता है, ओएच ग्रुप पाया जाता है, जिससे आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल हो जाता है। आरएनए के 2 टाइप्स होते हैं नाइट्रोजन बेस के, यानी प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं, pyrimidine में साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जिसकी वजह से राइबोस शुगर जो होता है नाइट्रोजन बेस से जब जुड़ता है तो उसे राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो उसे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी दो दो मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है बच्चों, तो इस चीज को आप रिकॉल करिए कि डीएनए जो होता है शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे डीऑक्सी राइबोस कहते हैं, लेकिन आरएनए में राइबोस शुगर होता है। और डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होता है, और इसमें क्या होता है, AUGC होता है, और इसमें ATGC होता है। और वहीं तीसरा ये ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये
सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है। ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसों के अंदर। बाकी अगर केमिकली लेस रिएक्टिव बात करें तो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के सेकेंड कार्बन पे एचएच बॉन्ड होता है। अगर तापमान बढ़ाने पे इसके जो सेकेंड बॉन्ड की जो एचएच होती है वो जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। इसी की वजह से ये डीएनए ही जो है यूकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। घर का मालिक मुखिया उसी को बनाया जाता है जो कि ज्यादा घर के प्रेशर को समस्याओं को सुलझा सके और उस प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ सके। ठीक है, तो उसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो दारू पी के उल्टा रहे और फिर घर के लोगों के सदस्यों की बात को न समझे तो लेस स्टेबल होता है, तो उसको दायित्व देना बहुत खतरे से खाली है। ये भी डर है घरवा बेच के पी गल तब, तो ये भी तो दिक्कत है ना। आइए समझते हैं मेन कंपोनेंट डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी भाई आपके शॉर्ट आंसर में भी या फिर लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, जो कि 3 मार्क्स के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू स्कीम द टू पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट फ्रॉम ईच स्ट्रैंड टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस एंड complementary strand over it. After completion of replication, each DNA had one parental strand and one newly synthesized strand. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या था? साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहार। इन्होंने 1958 में परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट जो ई कोलाई के अंदर था, जिसकी वजह से इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जब करता है तो सेमी कंजर्वेटिव के द्वारा ही करता है। यानी दे ग्रीव इक्वलाइन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl या फिर सीजियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर इसे सीजियम क्लोराइड के अंदर इसे ट्रीट किया था, जिसमें इन विच N14 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन और मैनी जनरेशन तक इसको कराया। ठीक है, आइए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को थोड़ा सा हम लोग इजिली समझ लेते हैं दोस्तों। कि जैसे समझो कि मान लो डीएनए कंटेंट है डबल स्ट्रैंड है, ये कैसा है N14 और N14 है। जब इसे अमोनियम क्लोराइड या फिर सीजियम क्लोराइड से जब ट्रीट किया गया तो इसके अंदर हैवी आइसोटोप था जिसका नाम था N15। तो जो N14 वाला था ये इसके दो स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो गए, तो ये N14 वाला हो गया और ये भी N14 वाला हो गया। इस पे जब नया स्ट्रैंड आके लगा तो ये कौन सा लगा? N15 लगा। और इस पे भी कौन सा आके लगा? N15 वाला लगा। फिर ये पहली जनरेशन की बात कहानी हो गई। तो पहली जनरेशन में आप देख रहे हैं कि आधा आधा यहाँ पे हो रहा है कि एक पुराना स्टैंड एक नए स्टैंड का सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये चारों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये चारों स्टैंड मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इसमें देखो ये जो N14 वाला होगा ये N14 लिख दिया, ये हो गया N15, और ये वाला जो हो गया ये N14, और ये वाला हो गया N15। तो N14 वाला एक नया सिंथेसाइज करेगा यानी N15 सिंथेसाइज करेगा, और N15 वाला जो है N14 नहीं N15 वाला सिंथेसाइज करेगा यानी नया स्टैंड करेगा। तो N14 N15 वाला किया और यहाँ पे ये N15 वाला सिंथेसाइज किया। तो ये बात आ गई सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्टैंड से कितने स्टैंड बन गए? 4 स्टैंड बन गए। जिसमें आप कॉपी देखें कि N14 वाला क्या है कि इसमें संरक्षित हुआ यानी कंजर्व हुआ है, लेकिन कितना? आधा हुआ है। तो इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो आपकी कहानी ये है कि आप थर्ड जनरेशन में इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप बताएंगे कि थर्ड जनरेशन में N14 का नंबर कितना था। तो इसमें आउट ऑफ 8 2 4 8 यानी 8 में से जो N15 था उसकी संख्या कितनी हो गई? 6, और N14 की संख्या कितनी हो गई? 2। बिटवीन 1 2, ये वाला ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और N14 कितना हो गया? 1 और ये 2। तो अब थर्ड जनरेशन में आप बताएंगे कि जो 16 स्टैंड बनेंगे उसमें N15 कितना होगा और N14 कितना होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ऐसे इसकी रिजल्ट आती है एंड सोडियम क्लोराइड टू द सैंपल वेरियस, ये सारा कंटेंट इसमें लिखा गया है। ये देखो इसमें इतना लंबा प्रोसेस किया गया, मैं वहां पे सिंपल विधि से आपको बता दिया।
अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से एंजाइम होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जो डीएनए के रेप्लिकेशन को कारगर बनाते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में जो वेरियस एंजाइम काम आते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं लिविंग सेल के अंदर। जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये कैटेलाइज करता है, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का, जो कि डीएनए टेम्पलेट को सिंथेसाइज करता है। हेलिकेज क्या करता है? इट अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर डीएनए लाइगेज, इट जॉइन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट व्हिच फाउंड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। आइए इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन एट यूनिट फिक्स पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिस स्थान पे डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है, उस स्थान को हम लोग डीएनए का रेप्ली ओरिजिन साइट कहते हैं। यानी जैसे सपोज करो दोस्तों कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मैं यहाँ बना दूं कि जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया? खुल गया। ठीक है, जब ये डीएनए का स्ट्रैंड खुल गया, ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया, ये यहाँ पे खुल चुका है। तो इसको डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने का जो काम किया, एक एंजाइम था जिसका नाम था, इसका नाम था, इस एंजाइम का नाम था हेलिकेज। तो यहाँ पे मैं इस एंजाइम को बना दे रहा हूँ जिसका नाम है हेलिकेज। ठीक है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या किया? इस डीएनए को अनवाइंड कर दिया। जैसे डीएनए अनवाइंड होती है तो डीएनए के ऊपर क्या होती है? गांठ न पड़ जाए, इसको खोलने का जो काम है, यानी ये एंजाइम टोपो आइसोमरेज है। क्या नाम है इसका? टोपो आइसोमरेज है। ये टोपो आइसोमरेज क्या करता है? गांठ न पड़े इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ फिर ये स्ट्रैंड आपस में क्वाइल्ड पुनः न हो जाए फिर से, तो इसको बचाने के लिए इस स्ट्रैंड के दोनों साइड क्या होते हैं? एक प्रोटीन का एक गुच्छा आके बाइंड हो जाता है। इस जो गुच्छा होता है, इसे हम लोग कहते हैं SSB प्रोटीन, यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए की स्ट्रैंड होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज आता है। डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही आता है, देखो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, और ये 5 प्राइम हो गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है, तुरंत ये क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज पहले आ गया। जैसे डीएनए पॉलीमरेज आया, ये हैप्पी रहता है, लेकिन इसे क्या चाहिए? तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पोल, इसको चाहिए रहता है रिक्वायर फ्री 3 प्राइम OH, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप। तो यहाँ देखो इसको 5 मिलता है, ये 5 नहीं है, ये 3 फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की स्ट्रैंड और है, यहाँ पे भी डीएनए की स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पे जब ये आया तो इसे नहीं मिला, तो ये सैड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आता है एक और एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये कहता है व्हाई यू आर फियर आई एम हियर। तुरंत ये क्या करता है कि तुरंत एक डीएनए का एक सिंथेसाइज स्ट्रैंड कर देता है, जो 5 to 3 प्राइम ओरिएंटेशन में हो जाता है। तो ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज खुश हो जाता है, हैप्पीली आता है, यहाँ पे बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद ये क्या करता है? डीएनए का सिंथेसाइज एक सीधा फॉर्म में कर देता है। जैसे यहाँ आता है, इसकी प्रोसेसिविटी कम हो जाती है, जिससे ये खंड खंड यानी फ्रैगमेंट के रूप में डीएनए को सिंथेसाइज कर देता है। तो जहां पे डीएनए को कंटिन्यूअस सिंथेसाइज किया, तो इसे हम लोग कह देते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर इसे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गई? अब ये वाला जो फ्रैगमेंट के फॉर्म था, इसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसे हम लोग नाम दे दें लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है साथियों, लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। फिर इसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो ये डीएनए लाइगेज आता है, ये क्या करता है? ये फ्रैगमेंट वाले जो डीएनए होते हैं, इनको जोड़ देता है। जब इसको जोड़ देता है, तो ये डीएनए भी क्या हो जाते हैं? एकदम सीधी क्रम में आ जाते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है,
ठीक है। ये जो एंजाइम होता है इसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो फ्रेगमेंट वाले डीएनए होते हैं उन खंडों को जोड़ देता है। इस प्रकार दो डीएनए स्ट्रैंड से चार डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जहां पे ये स्टार्ट करता है उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं ओरी साइड। क्या कहते हैं, ओरी साइड, यानी ओरिजिन सी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस की जाती है इनिशिएशन, यानी कि प्रारंभ किया जाता है। तो प्रारंभ करने के लिए कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होता है डीएनए हेलिक्स का, उसे सेपरेट किया जाता है दो एंजाइम्स के द्वारा, डीएनए गायरेज एंड डीएनए हेलिकेज। दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्लियर। मतलब डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर दिया गया। फिर सेपरेट जब हो जाएंगे तो स्ट्रैंड रिवाइंड देयर फॉर दिस स्टेबलाइज बाई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे एसएसबीपीएस कहते हैं। फिर यू टू सेपरेट स्ट्रैंड, फिर अनवाइंडिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए वाई शेप कॉन्फ़िगरेशन डीएनए डुप्लेट विच इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फॉर। अभी देखो ये चिमटा की तरह नहीं दिख रहा है, ये चिमटा की तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रेप्लिकेशन फॉर। और ये जो बबल दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर, या फिर रेप्लिकेशन रेप्लिकॉन कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्लियर हो गया। फिर इलोंगेशन आता है। इलोंगेशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड करता है। पहले आरएनए पॉलीमरेज छोटा सा प्राइमर बनाया, जिसे फ्री थ्री प्राइम ओएच मिल गया। फिर डीएनए पॉलीमरेज इसे क्या करता है, सिंथेसाइज कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलोंगेशन, जिसमें 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर आरएनए बनाया 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। जैसे फ्री थ्री प्राइम ओएच मिलता है, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को एक इनिशिएशन पॉइंट दे दिया। कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने, यानी ए टी जी सी जी टी ए ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर देता है। किस डायरेक्शन में, 3 to 5 डायरेक्शन में। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे इसे कंटिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं। फिर जो रेप्लिकेशन होता है 3 to प्राइम स्ट्रैंड में जैसे पहुंचता है, तो इसे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो रेप्लिकेशन होता है सेकेंड स्ट्रैंड में 5 to 3 स्ट्रैंड, द डीएनए मॉलिक्यूल डिसकंटिन्यूअस, एंड इसे हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं जनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट से ऊपर जाके फ्रेगमेंट कहते हैं। सारा चीज मैंने बता दिया। पर फ्रेगमेंट को हम लोग डीएनए लाइगेज क्या करता है, उसको जोड़ देता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे हमारा ये जो न्यूक्लियस था, सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद के अंदर जो था डीएनए, डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो ये देखो क्या है, अब ये बनाया एम आर एन ए। तो एम आर एन ए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्म एज द ट्रांसक्रिप्शन डीएनए आरएनए बनने की। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न द प्रोसेस एक्सप्रेस द एडेनोसिन नाउ बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड थाइमिन एज इन रेप्लिकेशन। जो बेस पेयर होता है थायमिन की जगह, उसे यूरेसिल को ऐड करना स्टार्ट कर देता है। अनलाइक रेप्लिकेशन ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट डीएनए गेट्स कॉपीज इनटू आरएनए, जिससे ये आरएनए बना देता है। यानी सपोज करो जैसे डीएनए का ये स्ट्रैंड है, अब इस डीएनए से क्या बनाया जाएगा, mRNA बनाया जाएगा। तो जहां जहां डीएनए में टी ए सी जी ऐसे होगा, तो जहां जहां पे टी होगा उसके जगह पे यहाँ पे mRNA में यू जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे कौन कौन से यूनिट होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो यूनिट होता है, डीएनए कंटेन 3 रीजन इन डीएनए। पहला प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और टर्मिनेटर रीजन होता है। तो ये देखो यहाँ पे कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। इस डीएनए के स्ट्रैंड पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक प्रमोटर रीजन पाया जा रहा है, और एक टर्मिनेटर रीजन पाया जा रहा है, और एक पाया जा रहा है स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है। अभी जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं जिनके पास कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अब ये कोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। कौन आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करके ये सारे स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसाइज कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएंगे। तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच के
ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन बाय कैटालाइजिंग द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5, जिसे एक्ट हम टेम्पलेट कहते हैं, आल्सो रिफर टू ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस डीएनए की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो टेम्पलेट स्टैंड होता है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होती है, उसे हम लोग कोडिंग स्टैंड कहते हैं, यानी कि नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड हम लोग बोलते हैं। तो यानी ये टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, आइए और भी इसमें चीजें समझ लें कि जो स्टैंड होता है, विच डज नॉट ट्रांसक्राइब कॉल कोडिंग स्टैंड एंड द पोलैरिटी 5 to 9, इट सीक्वेंस सेम एज आरएनए फॉर्म। द प्रोमोटर लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड, ये प्रमोटर कहाँ होता है, 5 प्राइम एंड के साइड होता है। कहाँ पे, ऑफ स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये प्रमोटर वाला साइट और ये टर्मिनेटर वाला साइट है। फिर स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग स्टैंड एंड प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रमोटर साइट जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को एक साइट देता है जहां पे बाइंड हो सके, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आइए बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जो सेगमेंट होता है डीएनए का कोडिंग, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, कि डीएनए का वह कोडिंग रीजन जहां पे जिसकी पॉलीपेप्टाइड बने, उस रीजन को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, पॉसी स्ट्रक्चरल जीन स्पेसिफिक ओनली फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड, दस इट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक। जहाँ पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड बने जिस जीन से, उसे हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पोसिंग स्ट्रक्चरल जीन फॉर मैनी पॉलीपेप्टाइड विच अ पार्ट ऑफ सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, उसे हम लोग कहने लगते हैं। वहीं द जीन इज यूकैरियोट्स स्प्लिट इनटू द कोडिंग या एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड एक्सॉन एंड द नॉन एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड इंट्रॉन। तो डीएनए का जैसे ही सिंथेसाइज होता है, जहां तुरंत यहाँ से क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। तो दोस्तों, जब एमआरएनए बना, जब ये न्यूक्लियस से जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें जो एमआरएनए बना, जब ये न्यूक्लियस से बन के जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर लाने से पहले ये क्या होता है कि ये पहले इमेच्योर रहता है। तो इसको क्या किया जाता है, मेच्योर किया जाता है। तो मेच्योर करने से पहले इनमें 3 प्रोसेस चलती है, कि इनका जो 5 प्राइम एंड होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, और तीसरे वाले प्राइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे एडेनिन के बहुत सारे ऐसे एडेनिन को जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें क्या कर दिया जाता है कि डीएनए कंटेंट में जितने भी इंट्रॉन वाले पार्ट हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें बचे कौन से, केवल एक्सॉन वाले पार्ट बचे, यानी एक्सॉन बचा केवल, इसमें केवल एक्सॉन बचा, एक्सॉन। तो अब जिस एमआरएनए के अंदर ये सारी प्रोसेस हो गई, अब वो एमआरएनए क्या हो गया, मेच्योर एमआरएनए हो गया। यानी 3 प्रोसेस कौन सी हुई, 5 प्राइम पे कैपिंग कर दी गई, फिर उनके अंदर स्प्लाइसिंग कर दी गई, फिर स्प्लाइसिंग करने के बाद तीसरे वाले प्राइम पे उसकी पॉली एडिनाइलेशन कर दिया गया। तो इतने प्रोसेस के बाद जो एमआरएनए होगा, वो मेच्योर एमआरएनए कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पे कहा है कि एक्सॉन क्या होगा, ये कोड करेगा, लेकिन नॉन इंट्रॉन जो होगा, ये डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जो नॉन एक्सप्रेसिबल होता है, यानी फालतू का होता है। तो एमआरएनए क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है, किस दरमियान, स्प्लाइसिंग के दरमियान। तो देखो, डीएनए कहाँ बना, न्यूक्लियस के अंदर बना, डीएनए से डीएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, फिर डीएनए से एमआरएनए बना। तो ये जो एमआरएनए नया नया बना है, न्यूक्लियस के अंदर ही बना है, लेकिन ये अपरिपक्व है। कि जब छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में बना, माँ कहाँ बनी, माँ भी गर्भ में के अंदर बनी है। तो जब माँ का जो बच्चा बना, वो गर्भ के अंदर, जैसे वो गर्भ से बाहर आता है, वो दुनियादारी को समझने में उसे बड़ा वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को युद्ध में भेज दिया जाए, या छोटा सा बच्चा उसको तुरंत नीट की तैयारी करने के लिए भेज दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है ना। उसे मेच्योर बनाया जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे क ख ग घ ये सब सिखाया जाता है। तो ऐसे जो एमआरएनए होता है, जब ये नया नया एमआरएनए से नेसेंट एमआरएनए होता है,
जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस बदलाव की जाती है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर उन सारे खतरनाक एंजाइमों से बच सके जो ये एंजाइम चाहते हैं कि इस नए एमआरएनए को पाएं और इसे मसल के नष्ट कर दें। तो हमारा न्यूक्लियस ऐसा नहीं चाहता, वो इमेच्योर एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में परिवर्तित करके तब साइटोप्लाज्म में भेजता है। यानी अगर छोटा बच्चा है उसे डायरेक्ट हम लोग ऐसे माहौल में रखें पढ़ने लिखने से दूर, फिर उसे हम लोग पढ़ाई का ऐसा बोझ दें कि वो बच्चा सुसाइड ही कर ले, समाज उसको जीने नहीं देगा। लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, संघर्ष से लड़ेगा, धीरे धीरे बीमारी से लड़ेगा, सब लड़ते लड़ते पढ़ाई लिखाई क्या होता है, समाज के रहन सहन बदलाव, लोगों का चेहरा पढ़ना जब वो सीख जाता है, तब उसे नीट की तैयारी में बैठाओ चाहे किसी भी एग्जाम में बैठाओ, वो उस एग्जाम को तोड़ फोड़ के आगे निकल जाएगा। तो यही चीज होता है एमआरएनए के साथ। दैट्स क्लियर, ये चीजें समझ में आई। रेप्लिकेशन से डीएनए से डीएनए बना, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखो। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर होता है तो पॉलीसिस्टोनिक होता है जो कंटिन्यूअस करते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस की जाती है बैक्टीरिया के अंदर, ये कैसे की जाती है इसी चीज को हमें समझना है। तो देखो, अब करना ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, सब जो इसका डीएनए का खंड है, डीएनए के लिए, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये तभी आगे बढ़ेगी प्रमोटर से जब तक इसे सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा नहीं। जैसे सिग्मा फैक्टर जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज से, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा और ये यहाँ बना दिया रेप्लिकेशन बबल। क्या बनाया, रेप्लिकेशन बबल बनाया। और रेप्लिकेशन बबल बनाने के दरमियान क्या करेगा कि ये डीएनए के छोटे से खंड को क्या करना शुरू कर देगा, सिंथेसाइज करेगा, इलोंगेशन, यानी देखो यहाँ से ये एमआरएनए यहाँ पे बना दिया, एमआरएनए बना दिया। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसे कहते हैं यूएजी, यूएए और यूजीए। जैसे ही सीक्वेंस पे पहुंचा, एमआरएनए यहाँ पे रुक गया। तो इस आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा फैक्टर जुड़ा, रो फैक्टर। तो जब सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो ये इंजन स्टार्ट हो गई, ये एमआरएनए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन पहुंचता है, तुरंत सिग्मा फैक्टर को हटा के लात मार के कौन जुड़ जाता है, रो फैक्टर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज उस एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये एमआरएनए बन के निकल जाता है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन 5' टू 3' होगा। क्लियर, तो ये टर्मिनेशन रीजन हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन लूजेस द सिग्मा फैक्टर बट कंटिन्यूस पॉलीमराइज राइबोन्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म आरएनए। टर्मिनेटर पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, डीएनए द आरएनए पॉलीमरेज सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए आरएनए हाइब्रिड रिजल्ट नेसेंट आरएनए सेपरेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनेशन विच इज फैसिलिटेटेड बाय अ टर्मिनेशन फैक्टर, जिसे हम लोग रो फैक्टर कहते हैं। जब रो फैक्टर जुड़ेगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। वहीं प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, सो बोथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर साइटोसॉल। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसे हम लोग मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। प्रोसेस जो होती है ट्रांसक्रिप्शन सिमिलर होती है प्रोकैरियोट्स के जैसे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, उसमें कहाँ आती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, इसमें जो कोडिंग जीन सीक्वेंस होता है उसे एक्सॉन कहते हैं, जो नॉन कोडिंग होता है उसे इंट्रॉन कहते हैं। और इसको रिमूव किया जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग बाय द एंजाइम स्प्लाइसियोसोम। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्प्लाइसियोसोम है। ठीक है, इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। प्रोसेस क्या कहलाती है, आरएनए स्प्लाइसिंग। यूकैरियोट्स के अंदर तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। जो पहला आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए, कौन कौन सा, 28, 18 और 5.8s। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए, जिसे हम लोग हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं या फिर एचएनआरएनए कहते हैं। ठीक है, जिसे नेसेंट आरएनए कहते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, जो 5s आरएनए एंड एसएन आरएनए होता है जिसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। तो तीन प्रकार के और आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो तीन अलग अलग आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं। पोल वन आरआरएनए को, आरएनए पोल टू एमआरएनए को, आरएनए पोल थ्री टीआरएनए को कोड करता है।
अब बात करते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। देखो जैसे मैंने बोला था इसमें कैपिंग करना, तो इसमें क्या होता है, 5 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, एम से मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो इंट्रॉन है, तो इस इंट्रॉन को रिमूव कर दें आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। तो क्या बचा, आरएन इंट्रॉन को ऐसे सर्कल बना के रिमूव कर दिया गया। तो इस पे केवल एग्जॉन बचा। क्या बचा इस पे, केवल एग्जॉन बचा। ये एब आरएनए जो है इस पे केवल एग्जॉन बचा। और ये पॉली ए टेल पे यहाँ पे ए ऐड कर दिए गए, तो ये फंक्शनल मैसेंजर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। 3 प्रोसेस होती है दोस्तों, कैपिंग, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग, और तीसरा है पॉली एडिनाइलेशन। ऊपर मैंने आपको बता दिया ये चीज। अब बात आती है जेनेटिक कोड क्या होती है। जस्ट वेट, तो 2 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जा रहा है, तो पूरा गला मेरा खराब हो जा रहा है, थोड़ा पानी गर्म पी लूं। ईमानदारी से बताइए आप लोग को कितना समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है, मजा आ रहा है ना, इंजॉय आ रहा है ना पढ़ने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने जेनेटिक कोड की तरफ। जेनेटिक कोड, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है। द रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप का नाम आता है कुछ याद आ जाता है हमको तुरंत, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए, सॉरी, एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। कि एमआरएनए के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस होता है जो अमाइनो एसिड को कोड करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड कहते हैं। जॉर्ज गैमो नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो कोड होते हैं 3 बेसिस होते हैं, ऑर्डर टू कोड 20 अमाइनो एसिड, जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। क्योंकि दे आर ओनली 4 बेसिस, क्योंकि इनके पास 4 ही बेसिस होते हैं, जैसे 4 की पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 हो गए, जिसकी वजह से कोड होते हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए। सो कोडॉन इज ट्रिपलेट, तो यानी जो कोडॉन होते हैं दोस्तों ये ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हर गोविंद खुराना। क्या नाम है इनका, उनका नाम है हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना जी कहते हैं डेवलप केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विच डिफाइन बेस कॉम्बिनेशन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टू डेवलप द जेनेटिक कोड। वहीं मार्शल निरेनबर्ग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्रोटीन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कोडॉन्स। सर्वो ओकायो आते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज ऑल्सो हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस टेम्पलेट इंटीमेन एंड। ठीक है, ये पूरा जेनेटिक कोड दिया गया है, इसे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी आएंगे। आपको ये याद रखने के ल्यूसीन कौन कौन से अमाइनो एसिड कोड करते हैं, भाई मजाक कर रहा था, सीरियस हो गया क्या। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप कोडॉन को याद कर लो, कौन 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG और UGA होते हैं दोस्तों। और एक कोडॉन और याद कर लो जिसे AUJ, जो कोड करता है मिथियोनीन को। लेकिन जो स्टॉप कोडॉन होता है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, ये एक्स्ट्रा होता है। यानी हमारे पास जो काम के होते हैं 61 कोडॉन ही काम के होते हैं, ठीक है। तो 3 क्या हो गए, स्टॉप कोडॉन हो गए। आइए बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड की। जो कोडॉन होते हैं ट्रिपलेट होते हैं 64 में से, जिसमें 61 कोड करते हैं 20 अमाइनो से, 3 कोडॉन ये होते हैं स्टॉप कोडॉन जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है, जिसे टर्मिनेटिंग कोडॉन कहते हैं। वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एंड द कोड इज एम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, कोड कभी भी डीजेनरेट नहीं होता है। The codon is read to mRNA in contiguous fashion, that is without punctuation, and thus the code is comma-less। तो कोड जो होते हैं कॉमा लेस होते हैं। द जेनेटिक कोड जो होता है दोस्तों, होता है ये मिथियोनिन इनको कोड भी करता है और थिएटर कोडॉन का भी काम करता है।
बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन, आइए इस चीज को भी समझते हैं। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डिफाइन करती है सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू मेजर। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? इट इज अ म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर। जैसे एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन चेंज ऑफ ग्लूटामेट टू वैलिन के अंदर। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होने की वजह से हम लोग उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट का मतलब कि जैसे ये अमाइनो एसिड हो, या तो इसमें इंसर्शन हो जाए या डिलीशन हो जाए। जैसे नॉर्मल डीएनए का ये सीक्वेंस है, अब इसमें कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड आके इंसर्ट हो जाए, या फिर कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है डिलीट हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसे म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और ये बात करते हैं 20 टॉपिक, जो कि टी आरएनए क्या होता है, जो है जिसे हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि जो तीन प्रकार के आरएनए थे, जिसमें से आर आरएनए का पूरा नाम था राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम था? राइबोसोमल आरएनए नाम था। वहीं एमआरएनए की अगर हम लोग बात कर लें, तो एमआरएनए का साथियों नाम था मैसेंजर एमआरएनए। मैसेंजर मैसेंजर आरएनए नाम था। और वहीं टीआरएनए की अगर हम लोग बात करें, तो इसका नाम है ट्रांसफर टीआरएनए है। ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए। दैट्स क्लियर। ये तीन तो देखो, राइबोसोमल क्या करता है? ये राइबोसोम कंटेन किया रहता है। मैसेंजर एमआरएनए क्या करता है? ये सूचना देने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? किसी भी चीज का ट्रांसफर करता है, जैसे कि अमीनो एसिड का। ये इस चीज को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें साइंटिस्ट जैसे फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल विच कुड बी रीड द कोड ऑन वन एंड एंड द अदर एंड विद वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है। आइए जैसे ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। और ये कैसी दिखती है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो थ्री डायमेंशन यानी 3D स्ट्रक्चर इसका है, जो इसे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, तो क्लोवर लीफ का जैसा दिखेगा। और 3D स्ट्रक्चर अगर है ये टर्सरी स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग 3D डायमेंशनल शेप में देखते हैं, जो कि एल शेप्ड मॉलिक्यूल दिखता है। टीआरएनए जो होते हैं उसके 5 आर्म होते हैं। एंटीकोडॉन लूप होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, टी लूप होता है, डी लूप होता है और वेरिएबल लूप होता है। वेरिएबल लूप का अभी भी फंक्शन अच्छे से खोजा नहीं गया है। डी लूप क्या होता है? विच हेल्प इन बाइंडिंग अमीनो एसिड सिंथेटेज। कि ये टीआरएनए है, इसका टी लूप है, डी लूप है, एंटीकोडॉन लूप है, और ये वेरिएबल आर्म है। यहाँ पे देखो सेरीन अमीनो एसिड आ गया, ये अमीनो एसिड वाला आर्म होता है। यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड। तो जितने भी टीआरएनए होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में 20 टाइप के क्या होते हैं? 20 टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं। यानी पर अमाइनो एसिड का अपना खुद का एक अमाइनो एसिड होता है। यानी घर में 4 भाई हैं, चारों भाई का खुद का अपना क्या है? एक फोर व्हीलर है। ठीक है। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं, इनका अपना खुद का क्या है? एक अमाइनो एसिड, यानी कि टीआरएनए है अमाइनो एसिड का। ये जो ईस्ट टीआरएनए होता है, ये स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन इज कॉल्ड द इनिशिएटर टीआरएनए। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए के लिए कोई स्टॉप कोडॉन नहीं होता है। तो अब टीआरएनए क्या करता है? ये ट्रांसलेशन में भाग लेता है। आइए समझते हैं कि दोस्तों, जो एमआरएनए होता है, आपने पढ़ा कि एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। कैसे प्रोटीन बनेगा, आइए समझते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर क्या है? कोडॉन है। टीआरएनए क्या लेके आएगा? एंटी कोडॉन लेके आएगा। तो ये एंटी कोडॉन टीआरएनए, इसका कोडॉन जब आपस में मैच करते हैं, तो ये एक दूसरे को पहचानने का काम करते हैं। जैसे ही पहचानता है, वैसे ही ये अपना अमाइनो एसिड छोड़ देता है यहाँ पे। फिर ये आगे बढ़ जाता है। कैसे प्रोसेस होती है, आइए इस चीज को समझते हैं। तो प्रोसेस ये है कि जैसे एमआरएनए बना, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एमआरएनए बना, वैसे ही यहाँ पे कैपिंग वेपिंग सब कुछ है। अब यहाँ पे मान लो कि डी एमआरएनए के ऊपर ऐसे कोडॉन लगे हुए हैं। अब ये कोडॉन लगे हैं। जैसे एमआरएनए राइबोसोम में आता है, इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम के दो स्ट्रक्चर आके बाइंड हो जाते हैं। एक छोटा वाला फॉर्म होता है, एक बड़ा वाला होता है। जो बड़ा वाला होता है,
वो 60S होता है, जो छोटा वाला होता है 60S, यानी राइबोसोम आके जुड़ गया, यानी आरएनए का काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैसेंजर आरएनए तो है ही। अब इसके बाद जो टी आरएनए है, जो ये एंटी कोडॉन लिए है, ये क्या करता है, राइबोसोम के अंदर आना शुरू करता है। तो राइबोसोम के पास जो है साथियों 3 साइट होते हैं उसका। एक होता है ए साइट, एक होता है पी साइट, और एक होता है ई साइट। यानी अब टी आरएनए डायरेक्ट आके इसमें कहीं नहीं घुस जाएगा, ये पहले आता है ए साइट में। तो ए साइट में आता है तो ये टी आरएनए जो होता है अनचार्ज होता है। अनचार्ज होता है तो इसे कन्वर्ट किया जाता है चार्ज अमाइनो एसिड में, यानी चार्ज टीआरएनए में से कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यानी ये टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन तो होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, जैसे कोई एक अमाइनो एसिड जोड़ दिया जाए। जैसे अमाइनो एसिड जोड़ा गया टीआरएनए के ऊपर, ये समझो कि अब ये चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहाँ प्रोसेस होती है, ए साइट में। कौन करवाता है चार्ज, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज। यही एंजाइम क्या करता है, टीआरएनए को अंशार से चार्ज करवाता है। तो होता ये है कि जैसे देखो, ये एमआरएनए का कोडिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे इनिशिएशन होता है, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट दिखाया नहीं है, यहाँ पे दिखाएगा। तो इसमें 3 साइड दिख रहे हैं, ए पी ई। तो होता ये है कि टीआरएनए जब आता है, जैसे मान लो कि टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर कोडॉन है, आया टीआरएनए, इसका एंटी कोडॉन इसे पहचाना, और पहचान के ये जुड़ गया। ठीक है, यानी कि जब एरोप्लेन जब ऊपर ऊपर उड़ता है, तो उसी रनवे पे उतरता है जहां पे उसे सिग्नल मिलता है। जब उसे सिग्नल मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है, अच्छा मुझे यहीं लैंड करना है, तब वो जहाज नीचे लैंड होती है वहां पे। तो ऐसे टीआरएनए जब आता है, तो इस जैसा कोडॉन होगा, वैसा मैसेंजर एमआरएनए साइटोसोल में से सूचना दे देगा कि टीआरएनए तुम इसी कोडॉन का एंटी कोडॉन वाला अमाइनो एसिड लेके आओ। तो साइटोसोल में खोजा जाता है कि एयूजी का एंटी कोडॉन यूएसी वाला कौन है, यूएसी वाला कौन है, यूएसी वाला कौन है, तो कहता मैं हूं, चलो तुम आओ। तो उस 20 अमाइनो एसिड में से इसको बुलाया जाता है। तो जिसका कोडॉन, उसका टीआरएनए बुलाया जाएगा। तो जो पहले आएगा वो ए साइट में आएगा, फिर पी साइट में आएगा, फिर ई साइट से वो टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। तो आया ए साइट में, मिथ्योनिन को जोड़ा, फिर ये टीआरएनए निकल जाएगा, और फिर क्या करेगा, इलोंगेशन वाले प्रोसेस में, कि टीआरएनए इस अमाइनो एसिड को छोड़ के बाहर रिलीज हो गया। देखो यहाँ पे, कि ये देखो यहाँ पे ऐसे वैलिन वाला पहले आया होगा, अरे मिथ्योनिन वाला आया, अब वैलिन वाला आएगा, फिर वैलिन वाला क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर ये वैलिन वाला यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। तो सबसे पहले इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन होगा पी साइट में, फिर क्या होगा, इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन होगा, और ये पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला बन जाएगी। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनती है, तो ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, इसको क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसे और कंपाइल करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेबल नहीं है, तो इसे और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में। ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ऑल्सो एक्ट एज, काम करते हैं एंजाइम की तरह। यानी जब हमारे शरीर में जब एंजाइमों की जरूरत होती है, तो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर वाला जो है, इसे एंजाइम की तरह यूज कर लिया जाता है। जब इसका काम खत्म हो जाता है, तो इसे क्वाaternary स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, जो एक स्टेबल प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये एक स्टेबल प्रोटीन का काम करता है, फिर इसका वर्क हो जाता है, ये हमारे शरीर में काम करने लगता है। ठीक है, तो इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स के अंदर, फिर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का, यहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज आया। ठीक है, या ट्रांसफरेज भी इसे कहते हैं। तो ये क्या करता है कि अमाइनो एसिड के ऊपर एटीपी एक जोड़ता है, जिसकी वजह से एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, पीआई ग्रुप यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ एएमपी रिलीज हो गया, एंजाइम भी रिलीज हो गया। फिर इलोंगेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जहाँ पे एनोदर चार्ज अमाइनो एसिड टीआरएनए आके जुड़ता है ए साइड पे, फिर राइबोसोम का पी साइड पे आता है, फिर ई साइड से वो बाहर निकल जाता है। यहाँ देखो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो पेप्टाइड ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। फिर टर्मिनेशन हो जाता है व्हेन द ए साइट ऑफ राइबोसोम रीचेस टर्मिनेशन कोडॉन which does not code for any amino acid, no charge tRNA bind to A site। फिर जैसे टर्मिनेशन कोडॉन पहुंचता है, वहां पे कोई कोडॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका कोई भी प्रकार का अमाइनो एसिड नहीं होता है हमारे साइटोसॉल में। तो
ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है स्टॉप हो जाती है यहाँ पे पहुंचने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब जैसे एमआरएनए है, अब राइबोसोम क्या करता है, ऐसे इस पे जैसे यहाँ पे जुड़ा है, तो राइबोसोम ऐसे जुड़ा, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा, दूसरा अमाइनो एसिड आया, जोड़ा, फिर वो अपने अमाइनो एसिड को छोड़ दिया, टीआरएनए निकल गया, फिर राइबोसोम आगे खिसक गया, फिर दूसरा आ गया, जगह खाली हो गया ना, तो ऐसे ऐसे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनती चली जाती है। ठीक है, तो अब हमारे शरीर में क्या होता है कि इसकी मात्रा जब कंप्लीट हो जाती है तो ज्यादा ना बन जाए, कब इसको बनाना है कब नहीं बनाना है, ज्यादा बन जाए तो क्या करें, कम बने तो क्या करें, तो इसका रेगुलेशन किया जाता है। तो इसी रेगुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड ऑफ द सेल। जब जब सेल को रिक्वायर होती है, जितनी मात्रा की रिक्वायर होती है उतना हमें बनाना है और फिर उसे स्टॉप कर देना है। तो यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होती है, चार जगह पे इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जब एमआरएनए बनना हो तब कर दो, या फिर प्रोसेसिंग लेवल कर दो, जब इंट्रॉन एक्सॉन को अलग कर रहे हो तब, उसे अलग ही मत करो तो आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। या फिर एमआरएनए का जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तब कर दो, यानी प्री ट्रांसलेशनल रेगुलेशन कर दो, या फिर ट्रांसलेशन कंपनी यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या कर दो कि उसे रेगुलेट कर दो। तो ये चार जगह पे इसका रेगुलेशन किया जा सकता है। तो ये इसमें से अब जो प्रोकैरियोट्स होता है बैक्टीरिया के अंदर, एक ऐसी मीडियम है कि जब उसे लैक्टोज शुगर मिलता है, और जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को खाना मिलेगा तो उसे पचाने के लिए क्या करेगा, वो अपने अंदर एंजाइम बनाएगा। तो लैक्टोज बैक्टीरिया का खाना है, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज शुगर मिलेगा तो ये क्या करेगा, तीन एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ा देगा, जेड वाई ए। ये तीन प्रकार के क्या है, एंजाइम बनाने वाले एमआरएनए का कोड है। तो जो जे वाला है, ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है दो फॉर्म में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। वहीं वाई वाला जो होता है ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ए वाला जो है ये एंजाइम बनाता है जिसका नाम है परमीएज। ठीक है, तो ट्रांस एसिटाइलेज परमीएज क्या करता है, इस लैक्टोज शुगर को परमिशन देता है कि भाई तुम अब अंदर एंटर कर सकते हो। ट्रांस एसिटाइलेज का जो है अभी फंक्शन क्लियर नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे खोज सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर खाना आएगा तो इन सारे एंजाइमों का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। लेकिन जब बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं मिलेगा तो उनकी मशीनरी सिस्टम को बंद करना होगा या फिर चालू करना होगा। यही चीज को हम लोग रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो सिंपल बात है, जब ओके खाना खा ले ही, तब पचावे खातिर एंजाइम को क्या करेगा, वो बनाने की प्रक्रिया को स्विच ऑन कर देगा। और जब खाना ही नहीं रहेगा तो क्या करे, फालतू मशीन चलेगा, मशीन बंद कर दो भाई, एनर्जी लॉस होगा ना, तेल जरी ना। तो बैक्टीरिया के अंदर यही है। तो लैक्टोज प्रेजेंस, वो उसका मशीनरी सिस्टम ऑन होगा, लैक्टोज अब्सेंट, मशीनरी सिस्टम उसका ऑफ होगा। यही चीज को पढ़ना है। तो इस चीज को जो खोजे थे कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन, ये 1961 में जैकब एंड मोनॉट के द्वारा खोजा गया था। An operon each a unit of prokaryotic gene expression, which include coordinated regulate structural gene and control element which are recognized by regulatory gene product। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ओपेरॉन के, जैसे स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और रेगुलेटर जीन इंड्यूसर होता है। आइए लैक्टोज ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे तीन एंजाइम है, समझो कि कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म होती है। कि यहाँ पे तीन एंजाइम होती है जिसका नाम है जेड, वाई और ए। ठीक है, जेड वाई ए तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब समझो कि ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है एमआरएनए के ऊपर, तो डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन है, इंड्यूसर रीजन है, प्रमोटर ऑपरेटर, जेड वाई ए। ठीक है, जब इंड्यूसर अब्सेंट होगा, यानी ये कह रहा है कि जब लैक्टोज अब्सेंट हो, लैक्टोज अब्सेंट होने के दरमियान क्या होगा कि ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। समझो कि रिप्रेसर प्रोटीन कुछ इस प्रकार का है, रिप्रेसर प्रोटीन कुछ इस प्रकार का है।
और ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो गया अपने स्ट्रक्चर। तो ऑपरेट प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका सिंथेसिस नहीं होगा, न एमआरएनए बनेगा न प्रोटीन बनेगा। लेकिन दूसरे केस में समझो कि इंड्यूसर प्रेजेंट है, यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है। यहाँ पे समझो कि लैक्टोज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा साथियों, तो जब रिप्रेसर ये बनाएगा एमआरएनए, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, तो समझो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। ठीक है। तो ये इंड्यूसर आके इसके स्ट्रक्चर पे से बाइंड हो गया। जब लैक्टोज इस पे बाइंड हो गया, तो ये अनकैपेबल हो गया कि ऑपरेटर से बाइंड हो। तो प्रमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे बढ़ जाएगा और इनका सिंथेसाइज हो जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, फिर प्रोटीन, ये सारे एंजाइम बन जाएंगे। ठीक है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। पी से क्या हो गया, हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्रमोटर हो गया, ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया, और ये जो तीनों एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम को हम लोग कह दें स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे आपको दोस्तों से मिलने जाना है, और जैसे ही आप दोस्त से मिलने जा रहे हैं, दरवाजा खोले, आपके पापा गेट के सामने खड़े हैं या सोए हुए हैं, तो आप नहीं जाएंगे, दोस्तों से मिलना आपका बंद हो जाएगा। तो पापा आगे सोए हैं यानी जग रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही पापा को तुम नींद की गोली खिला दो, फिर पापा जब सो जाएंगे यानी वो नहीं होंगे, तो तुम आराम से जा सकते हो। ठीक है। तो यही वाला सिस्टम यहाँ पे होगा कि लैक्टोज अगर नहीं होगा तो ये मशीनरी नहीं चलेगी। अगर पापा वहां पे नहीं होंगे, पापा अगर सो रहे होंगे, तब तुम क्या करोगे? पापा अगर जगे हैं तो तुम नहीं जा सकते हो, पापा सोए हैं तो तुम जा सकते हो। तो इंड्यूसर तुम यहाँ पे क्या यूज किए? दवा का यूज किए। जब उनको दवा खिला दिए, दवा है, तो पापा सो जाएंगे और तुम चले जाओगे। ठीक है। तो ये सब है। लैकोब्राउन के बारे में ये सारा दिया है कि एंजाइम क्या क्या करता है। लैक्टोज अब्सेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट क्या होगा तब। तो लैक्टोज अब्सेंट होगा तो काम की बात कि लैकोब्राउन क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब स्विच ऑन हो जाएगा। ये सारे एंजाइम का सिंथेसिस हो जाएगा। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी एचजीपी क्या होता है। तो एचजीपी क्या होता है साथियों, ये टोटल cost of the project was 9 billion US dollar. Enormous amount of data was generated, therefore is called the mega project. देखो दोस्तों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मोटिव ये समझो कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जेनेटिक में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं और ट्रांसलेशन होता है। लेकिन सारे डीएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं होता है। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव कराते हैं। तो इसी चीज को समझते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, जो यूएस डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इट वाज लॉन्च 1990, कंप्लीट किया गया 2003 में। इसके बाद ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एचडीपी द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम अ मेजर पार्टनर, एडिशनल कंट्रीब्यूटर कम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। एचडीपी was क्लोजली एसोसिएटेड डेवलप न्यू एरिया इन बायोलॉजी टर्म जैसे बायो इन्फॉर्मेटिव। ये एचजीपी क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में वह क्रांति है जिसकी वजह से आप इसमें मैथमेटिकल फंडामेंटल टूल्स के द्वारा आप डीएनए के उन सारे कंटेंट मैटर को जान सकते हैं जो अननोन डीएनए कंटेंट भी हैं। कि जैसे इसमें विवाद चलता रहता है कि कोई फर्जी, जो कोई एक, जैसे कोई एक आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। कोई बाहरी एक आदमी आया, बोला कि नहीं मेरे पिता हैं, मैं इनके मालिक, जैसे रतन टाटा हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। लेकिन कोई एक आदमी आए जो बोले कि नहीं मैं रतन टाटा का बेटा हूँ, इनकी सारी संपत्ति मेरी है, यानी स्वामित्व का अधिकार जताने के लिए वो ऐसा करे। तो इस पे क्या होता है, एचडीपी की सहायता से इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आती है, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि तुम उनके बेटे हो या नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी है बायोलॉजी के फील्ड में। तो इसी टर्म को हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिव। जैसे आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो इस चीज के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्या होता है गोल्स ऑफ एचजीपी, इसको समझते हैं। टू आइडेंटिफाई द
20,000 से 25,000 जीन इन ह्यूमन जीनोम, कि जितने जीन होते हैं ह्यूमन डीएनए में, उसको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एचजीपी। टू डिटरमाइन ऑल द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, टू स्टोर द above information in databases, to improve the tools of data analysis, to transfer the technologies to other sectors such as industry, to address the ethical, legal, and social issue ELSI that may arises from the project। क्या है इसकी एडवांटेजेस की बात कर लें, तो आप ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन कैन बी स्टडीड अमंग इंडिविजुअल विच कैन बी लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोस एंड ट्रीट मैनी डिसऑर्डर या डिजीज, provide clues to understand human body, more information can be obtained about non-human organism like bacteria, yeast, nematode, fruit fly and rice etc। क्या इसकी मेथोडोलॉजी होती है, ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, तो इस चीज को क्या करो, स्किप करो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या सैलिएंट फीचर है एचजीपी की, इसके बारे में भी आप लोग से नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन इतना पढ़ लो कि द फंक्शन आर अननोन ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, अभी 50% की डिस्कवरी नहीं हो पाई जिसकी खोज हमें पता लग सके। ठीक है, और एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या होने वाले हैं कि कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम व्हेन प्रॉपर्ली स्टडी विल एनेबल टू डेवलप रेडिकली न्यू प्रोसेस टू बायोलॉजिकल रिसर्च। All genes in genome and transcript, particularly tissue, organ, and tumor, can be studied. It enables to understand the enormous number of genes and protein work together. राइस जीनोम प्रोजेक्ट पे भी काम किया गया है, इस पे आप लोग को पढ़ना नहीं है। आइए समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास की। इसकी खोज डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, जो आइडेंटिफाई करता है मार्कर ऑफ इनहेरिटेड डिजीज के बारे में। इसमें पता किया जाता है कि जो डीएनए होता है वो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते हैं, जिसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। इसका नाम है वीएनटीआर, जो मार्कर का काम करता है। ये वीएनटीआर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ओनली क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हैव सिमिलर वीएनटीआर। जैसे आपकी जो फिंगरप्रिंट लगती है, बायोमेट्रिक का काम करता है, यानी इस धरती पे जितने भी लोग होते हैं सबका बायोमेट्रिक डिफरेंट होता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे आप, सबका डीएनए ये बायोमेट्रिक डिफरेंट होता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ऐसे रेखा चित्र के द्वारा ऐसे कुछ बनाया रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ है, इसमें स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे आपके फिंगर में रहता है, ये सबका जो होता है ना अलग होता है, इसी को कहती है VNTRS। ठीक है, ये तो बायोमेट्रिक का मैं बता दिया। डीएनए में जो छोटे छोटे वेरिएबल नंबर होते हैं यही चेंज होते हैं, यही अलग बनाता है। इसकी मेथोडोलॉजी और टेक्निक क्या बताती है, मेथोडोलॉजी टेक्निक्स नहीं पढ़नी है, और हम लोग को बस इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, और फिर एडवांटेज इसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन इसका क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा, इट यूज एज ए टूल इन फॉरेंसिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इट इज यूज टू सेटल पैटर्नरी डिस्प्यूट एंड मैटरनिटी डिस्प्यूट। इट इज यूज टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, टू स्टडी इवोल्यूशन। इट इज यूज टू स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का स्टडी हम लोग करते हैं। आइए एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ग्रुप द फॉलोइंग एज ए नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोसाइड। कौन है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, सिलिसिन, साइटोसिन। तो इसमें आंसर जो होगा नाइट्रोजन बेस जो होगा वो एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन होगा, लेकिन न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन एंड ग्वानोसिन होगा। ये एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए कि इसमें पूछ रहा है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए 20% साइटोसिन है, साइटोसिन की मात्रा कितना है, 20% दिया गया, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। तो साइटोसिन 20 है, तो हम लोग जानते हैं कि जी इक्वल टू क्या होता है, सी होता है, और ए इक्वल टू टी होता है। तो जितना सी होगा उतना जी, तो यानी ये भी 20 है तो ये भी 20 हो गया। तो क्या हो गया, परसेंट ऑफ एडेनिन, तो ये 40 हो गया। तो अब ये दोनों को मिला कितना होगा, 60 हो जाएगा, तो 60 का 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 30%। ऐसे आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सीक्वेंस दिया है, वन स्ट्रैंड डीएनए रिटेन एज फॉलोइंग, यानी ATGC ये सब लिखा है। राइट एंड द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 लिखा है। अब इसका डायरेक्शन बनाओ तुम, 3 टू 5 इसका बना दो। तो ए के सामने क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री टी होगा, टी के सामने ए होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि ए के सामने टी, जी के सामने सी हमेशा जुड़ेगा। अब यहाँ सी है तो यहाँ पे जी है, तो ये बना लो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन बना लिए। ठीक है, फिर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन अब इसको मिलाओगे,
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लिख दो 5' to 3'। अब इसको रिवर्स कर दो, तो एक बार 3' to 5 बना लिए, अब 5 to 3 बना लो। देखो यहाँ 3 पे क्या है, टी है, यहाँ टी है, ए है, सी है, फिर जी है, टी, ये सब सीक्वेंस ऐसे मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन 4 समझते हैं। वही कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिटेन एज फॉलो, इसका तुम कोड बना दो। mRNA बनाना है तो कैसे बनाओगे, ए के सामने क्या होगा, ए ही रहेगा, बट टी के सामने यू हो जाएगा। जब आपको mRNA बनाना है तो mRNA बनाने के लिए आप ए को रिप्लेस नहीं करेंगे, ए के सामने जब टी होगा तो आप ए लिखेंगे और टी की जगह यू पे लिख देंगे। बस यही mRNA का कोडिंग सीक्वेंस बन जाएगा, जो एक सीक्रेट है, आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5वां, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लीड टू वाटसन क्रिक हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या था, टू स्ट्रैंड डीएनए शो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रॉपर्टी, डीएनए लीड टू वाटसन क्रिक सजेस्ट सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन। एक स्ट्रैंड पेरेंटल था जो कंजर्व किया था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म न्यू कर रहा था। डीएनए आरएनए में डीएनए टेम्पलेट इसका आंसर होगा, डीएनए पॉलीमरेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए पॉलीमरेज फॉर डीएनए सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए टेम्पलेट क्या करता है, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सिंथेसाइज करता है आरएनए इन सम आरएनए वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या करता है, सिंथेसाइज सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ओवर आरएनए टेम्पलेट। तो ऐसे ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, एमआरएनए टीआरएनए में क्या डिफरेंस है, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे एसेंशियल रोल बताइए राइबोसोम जो ट्रांसलेशन में काम करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें दिए, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। इन मीडियम इकोलाई ग्रो करेगा तो क्या होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करना है प्रमोटर क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है। तो ऐसे बेसिस बेसिस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है, इसे बड़े प्रोजेक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। ये सारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, मेंशन इस एप्लीकेशन। तो छोटे पॉइंट में आप 2 मार्क्स में अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लीजिए। बाय इंफॉर्मेटिव क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ये चीज आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, तो आज का चैप्टर मतलब आज का हम लोग क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी जो समझ होगी वो समझ थोड़ा सा बिल्ड हुई होगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आप बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, ठीक है, तो आप बताइए। अगर बड़े आदमी हैं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो डाउट भी आप पूछिए। सो दोस्तों, लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको से विदा लेता हूँ, और शुभ रात्रि, राधे राधे। आपका रात्रि शुभ हो, पढ़ाई करिए। जय हिंद।